जोशीमठ आदि शंकराचार्य की तपोभूमि। क्या कहानी किस्सों में ही रह जाएगा जोशीमठ? क्या उजड़ जाएगी जोशीमठ की तपोभूमि? आज हम आपको सुनाएंगे जोशीमठ का बनने से लेकर उजड़ने तक का सफ़र। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। जोशीमठ भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसे गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि भी कहते हैं। यहाँ 8वीं सदी में गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और जोशीमठ के अलावा देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना की। बताया जाता है कि आदि शंकराचार्य की वजह से ही जोशीमठ जाना जाता है। उन्होंने 8वीं सदी में यहाँ एक शहतूत के पेड़ के नीचे तप किया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही उन्होंने शंकर भाष्य की रचना की, जो सनातन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना कर वहां नंबूदरी पुजारियों को बिठाने के समय से ही जोशीमठ को बद्रीनाथ के जाड़े का स्थान बनाया और तभी से ही ये परंपरा चली आ रही है। बद्रीनाथ में जब पहाड़ बर्फ से ढकने लगते हैं तो 6 महीने के लिए बद्रीनाथ से भगवान विष्णु को जोशीमठ में नरसिंह देवता के साथ स्थापित किया जाता है। जोशीमठ का इतिहास कत्यूरी राजाओं से भी जुड़ा है। पांडुकेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललितसुर के ताम्रपत्र के अनुसार 7वीं से 11वीं सदी के बीच कुमाऊं एवं गढ़वाल पर कत्यूरी राजाओं ने शासन किया। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका उस समय नाम कार्तिकेयपुर था। कंटूरा वासुदेव ही कत्यूरी वंश के संस्थापक थे। उत्तराखंड में इनके द्वारा कई मंदिर स्थापित किए गए। जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि जब पांडवों ने स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ का ही रास्ता चुना। बद्रीनाथ के पांडुकेश्वर को पांडवों की जन्मस्थली माना जाता है। जोशीमठ धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते समय यहीं रुकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ 45 किलोमीटर, केदारनाथ धाम 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक जोशीमठ के नरसिंह देवता की पूजा न की जाए। जोशीमठ सनातन धर्म के आस्था का प्रतीक भी है। नरसिंह मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ विराजमान नरसिंह की दाहिनी भुजा पतली होती जा रही है। स्कंद पुराण के केदार खंड में कहा गया है कि जब ये भुजा टूटकर गिर जाएगी तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसके बाद बद्री विशाल कहीं और पूजे जाएंगे, जिस जगह को भविष्य बद्री कहा जाता है। ये जगह बद्रीनाथ से 19 किलोमीटर दूर तपोवन में स्थित है, लेकिन आज ये करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक जोशीमठ तबाह होने की कगार पर है। बताया जाता है कि जोशीमठ भूसंकलन से खिसकी हुई बालू और रेत पत्थर के जमाव पर स्थित है। इससे साफ है कि जोशीमठ की जमीन इतनी पक्की नहीं है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन ने इसकी जमीन को नीचे से और खोखला कर दिया। इसकी चेतावनी 1976 में मिश्रा समिति की एक रिपोर्ट में दे दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि जोशीमठ अलकनंदा और धौली गंगा के बीच में स्थित है और नदियों की धारा कटाव का भूसंकलन लाने में भूमिका निभा रहा है। समिति ने सिफारिश की थी कि निर्माण कार्य, ब्लास्टिंग या सड़क की मरम्मत के लिए बोल्डर हटाने, अन्य निर्माण और पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाकर वहां पर ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाएं। सिफारिश में ये भी शामिल किया गया था कि सीवर लाइनों के माध्यम से पानी बहे, रिसाव से बचने के लिए पानी को जमा ना होने दें, नालियों का निर्माण किया जाए, कहीं दरार है तो उसको चूने और रेत से भर दें। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी सजा आज भुगत रहे हैं। ये कोई उत्तराखंड में भूसंकलन की पहली खबर नहीं है। इससे पहले फरवरी 2021 में चमोली में भी हिमसंकलन हुआ था, जिससे चमोली में भारी बाढ़ आई। इसमें 200 से अधिक लोगों के मरने व लापता होने की खबर आई थी। वहां के लोगों का कहना है कि एनटीपीसी का विष्णु ग्रह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसका जिम्मेदार है, लेकिन एनटीपीसी ने साफ कहा है कि सुरंग निर्माण में किसी तरह का ब्लास्ट नहीं किया गया।
बल्कि टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में सुरंग को भूधसाव व दरारों का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तेजी से बढ़ते पर्यटन के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इस दौड़ में ये भी भूल गए कि जल निकासी की क्या व्यवस्था है और ये पहाड़ इस भार को झेल पाएगा या नहीं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि अब ये धंसती हुई जमीन को नहीं बचाया जा सकता, इसलिए प्रशासन का ध्यान अब लोगों पर है। स्थिति अब भयावह बन चुकी है, इसलिए अब केंद्र से लेकर राज्य सरकार हरकत में आई है। 700 से भी अधिक आशियाने उजड़ चुके हैं। वहाँ के लोगों का दर्द उनकी आंखों से छलक रहा है। जो घर उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को जोड़कर बनाया था, जिस आंगन में वो खेले, जहाँ उनका बचपन बीता, और आज वो जहाँ बूढ़े हो चले हैं, आज वही घर उनकी आंखों के सामने दरार पड़ते हुए तबाह हो रहा है। कई परिवार वहाँ से दूसरी जगह जा चुके हैं। बहुत ही दुखद परिस्थिति है ये, जब अपने आशियाने को टूटता हुआ देखकर उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इस परिस्थिति से बच पाना मुश्किल है। बस एक ही रास्ता बचता है कि घर छोड़कर चले जाएं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हर महत्वपूर्ण केस सीधा कोर्ट में लाना जरूरी नहीं। अब इस पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। हम अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं गिरदा की कुछ पंक्तियों के साथ, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि वो आज के लिए ही लिखी गई हो। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो।